हेलो दोस्तों, आपके मेरे चैनल आलम स्टडी पॉइंट पे बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों आज हम सातवाहनों के बारे में बताएंगे। इन्हें हम आंध्रवंशी बोलते हैं, यानी कि सातवाहनों को हम आंध्र भी बोलते हैं। सातवाहन दोस्तों एक ऐसा वंश था जिसने दक्षिण भारत के यानी कि पूरे समस्त दक्षिण भारत पर राज्य किया है। शुरू में हालांकि दोस्तों ये केवल महाराष्ट्र के छोटे से क्षेत्र में थे, छोटे से ज़िले में थे। और छोटे से ज़िले से निकल कर दोस्तों इन्होंने दोस्तों गुजरात तक यानी कि पूर्वी गुजरात तक अपना दोस्तों यानी कि दक्षिण भारत से लेकर कन्याकुमारी से लेकर दोस्तों गुजरात तक जो है अपने राज्य को बढ़ाया। आइए कैसे बढ़ाया इन्होंने, हम जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इस वंश में कितने राजा हुए और इनका इस वंश का टाइम पीरियड क्या था। दोस्तों पहली बात अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों में और पुराणों में हमें ये मिलता है कि इनका शासनकाल 400 वर्षों तक था। यानी कि ये पूरे वंश सातवाहन वंश 400 वर्षों का था। और इनमें राजा केवल 30 राजा इनमें राजा 30 हुए हैं। पर दोस्तों डॉक्टर मार्शल और स्मिथ के अनुसार हमें ये पता चलता है कि वो हमें ये बताते हैं कि इनमें 300 वर्षों तक इन्होंने इस वंश ने राज्य किया और इस वंश में 30 राजा हुए। अगर हम दोस्तों 300 वर्षों तक भी अगर मानते हैं तो हमें दोस्तों ये दोस्तों मानना पड़ेगा कि सातवाहनों की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों अच्छी थी, तभी तो दोस्तों उन्होंने 300 वर्षों तक राज्य किया। अगर मान ली उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो ये 300 वर्षों तक कैसे राज्य कर पाते। तो इसका मतलब दोस्तों ये सातवाहन वंश दोस्तों पूरी तरीके से सदृढ़ वंश था और इसने दोस्तों दक्षिण भारत के छोटे से जिले से लेकर पूरा दक्षिण तक और उत्तर में गुजरात तक दोस्तों अपना राज्य को फैलाया। अब दोस्तों हम जब मौर्य वंश को देखते हैं तो मौर्य वंश के समय हम देखते हैं कि भारत जो है अखंड भारत था। यानी कि सारे राज्य यानी कि उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें दोस्तों एक केंद्र शक्ति दोस्तों विनिहित थी। यानी कि एक खंड भारत था, अखंड भारत था दोस्तों। जब दोस्तों मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त, हालांकि दोस्तों अशोक के बाद से ही दोस्तों ये मौर्य वंश दोस्तों टूटना शुरू हो जाता है, भारत दोस्तों खंड खंड में बंटना शुरू हो जाता है। परंतु दोस्तों जब मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की पुष्यमित्र शुंग जब हत्या करता है, वहाँ पे जब शुंग वंश की स्थापना हो जाती है तो दोस्तों भारत पूरी तरीके से खंड खंड में बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि उड़ीसा में दोस्तों चेदी वंश आ जाता है, दक्षिण में दोस्तों सातवाहन वंश आ जाते हैं, खड़ग वंश आ जाते हैं, सिंगार वंश आ जाते हैं। अफगानिस्तान के क्षेत्र में दोस्तों बैक्ट्रियन आ जाते हैं, यूनानी आ जाते हैं, पार्थियन आ जाते हैं। और भारत की सत्ता दोस्तों अलग अलग राज्यों में दोस्तों बढ़ जाती है। अब दोस्तों मौर्य उत्तरकांड में ही दोस्तों एक वंश आया था दोस्तों शुंग वंश, जिसने दोस्तों मगध में दोस्तों मौर्य वंश को समाप्त किया था और शुंग वंश की दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना करी थी। बाद में दोस्तों शुंग वंश के आखिरी शासक की हत्या कर दी गई और वहाँ पे कर्ण वंश की स्थापना हो गई। और दोस्तों फिर बाद में दोस्तों कर्ण वंश के आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली गई। हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया था जिस समय कर्ण वंश चल रहा था उस समय दोस्तों सातवाहन वंश अस्तित्व में था। कहाँ था दोस्तों? महाराष्ट्र के छोटे से क्षेत्र प्रतिष्ठान में था। अब दोस्तों सिमुख ने दोस्तों उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया और उत्तर की ओर जब बढ़ा उसका सामना किससे हुआ दोस्तों? सुशर्मा से हुआ, जो कर्ण वंश का आखिरी शासक था।
सिमुक ने दोस्तों सुशर्मा की हत्या करी और मगध को दोस्तों सातवाहन के अंडर में कर लिया, यानी कि सातवाहन वंश का मगध में दोस्तों बोलबाला हो गया। अब एक स्थान है दोस्तों महाराष्ट्र का तोलिकण गांव, यानी कि दोस्तों तोलिकण ग्राम है महाराष्ट्र का दोस्तों, पूर्वी महाराष्ट्र का दोस्तों तोलिकण गांव है। वहाँ से दोस्तों एक मुद्रा भांड मिला है। उस मुद्रा भांड में दोस्तों हमें सिमुक और सुशर्मा के चिन्तांकन मिले, यानी कि उस मुद्रा भांड में सिक्के हैं वो सिमुक और सुशर्मा के दोस्तों उसमें क्या है, चिन्तांकन है। इससे हमें दोस्तों ये पता चलता है जो पूर्वी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था उस समय दोस्तों कण्व और सातवाहन दोनों दोस्तों चलाते थे, यानी कि दोनों का राज्य था। बाद में दोस्तों सिमुक ने दोस्तों सुशर्मा की हत्या कर दी और मगध को और महाराष्ट्र को, आधे महाराष्ट्र को दोस्तों अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद दोस्तों आता है कृष्ण फर्स्ट आता है। हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इस सातवाहन वंश में 30 राजा हुए हैं, हमें 30 राजा के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है, क्योंकि इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। उसमें केवल दोस्तों 5 राजा है। एक दोस्तों सिमुक है, एक दोस्तों कृष्ण है, एक दोस्तों शतकर्णी प्रथम है, एक हाल है और एक दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट बहुत है गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब दोस्तों उसके बाद आता है कृष्ण फर्स्ट आता है। कृष्ण फर्स्ट दोस्तों इसके बारे में भी दोस्तों हमें खास जानकारी प्राप्त नहीं है, बस इतना ही पता है सिमुक के बाद दोस्तों कृष्ण फर्स्ट आता है। अब उसके बाद दोस्तों आता है शतकर्णी प्रथम। अब दोस्तों कान्हा या कृष्ण के बाद दोस्तों सतकर्णी प्रथम दोस्तों राजा बनता है। डॉक्टर गोपालाचारी के अनुसार सिमुक का पुत्र था शतकर्णी प्रथम। डॉक्टर गोपालाचारी के अनुसार दोस्तों सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी नायनिका। नायनिका से दोस्तों 2 पुत्र प्राप्त हुए, वेदश्री, सतश्री। हालांकि दोस्तों सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद नायनिका अपने 2 पुत्र वेदश्री और सतश्री के जरिए शासन चलाती है। नायनिका ने अपने नाम पे एक अभिलेख खुलवाया या फिर जो है लिखवाया। उसमें उसने लिखा है कि शतकर्णी प्रथम के राज्य में मालवा, अनूप प्रदेश जो नर्मदा घाटी के पूर्वी का क्षेत्र है, विदर्भ, बरार जो दोस्तों हरियाणा में पड़ता है, यहाँ तक दोस्तों फैला हुआ था। और इस अभिलेख में दोस्तों नायनिका अभिलेख में अश्वमेध इस पता चलता है दोस्तों इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ किया था। हालांकि दोस्तों अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग भी करता है। ये दोस्तों अश्वमेध यज्ञ होता क्या था, अश्वमेध यज्ञ जब राजा को लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई अब शक्तिशाली है नहीं, यानी कि इस पूरे संसार में हमसे ज़्यादा अब कोई शक्तिशाली है नहीं, हमसे ज़्यादा किसी के पास मजबूत सेना है नहीं, तो वो दोस्तों वो राजा एक घोड़ा छोड़ता है और उसके पीछे सेना को छोड़ देता है। और वो घोड़ा जहाँ भी रुकता है राजा उस क्षेत्र के राजा से बोलता है कि आप हमें अपना राज्य दे दिए। अगर वो राजा मान गया तो तब ठीक है, वरना तो युद्ध होता है, वरना तो राजा कहता है कि आप हमसे युद्ध करिए। तो इसलिए होता है अश्वमेध यज्ञ, यानी कि जो पावरफुल राजा होता था वही कराता था। अब इसका मतलब शतकर्णी प्रथम ने तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया है, इसका मतलब शतकर्णी प्रथम एक योग्य राजा था। अगर हम अब जानते हैं दोस्तों इसकी उपाधियों के बारे में, जानते हैं किन किन नामों से जाना जाता है। इसे दोस्तों प्रतिष्ठानपति बोलते हैं। प्रतिष्ठान दोस्तों क्या थी, सातवाहनों की राजधानी थी जो महाराष्ट्र में पड़ती है। इसने दोस्तों प्रतिष्ठान के गौरव को बढ़ाया, इसीलिए दोस्तों उसने प्रतिष्ठानपति बोलते हैं। इससे दोस्तों दूसरा नाम बोलते हैं दक्षिणापंथपति भी बोलते हैं, और से एल्डर सरागोनस। और ये दोस्तों जो एल्डर सरागोनस है इसे पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में कहा गया है। एल्डर सरागोनस ये पुस्तक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, जिसका हमें लेखक आज तक ज्ञात नहीं हुआ है कि इसका लेखक कौन था।
अगर दोस्तों हम नायिका अभिलेख को देखें, जो मैंने बताया कि इसके सतकर्णी प्रथम के राज्य विस्तार के बारे में बताता है, नायिका अभिलेख में दोस्तों एक चीज़ और लिखी गई है। उसमें दोस्तों बताया गया है कि सतकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों और बुद्ध भिक्षुओं को भूमि दान की थी। अब हालांकि दोस्तों अशोक भी, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भी दोस्तों इससे पहले दोस्तों भूमि दान कर दे चुके हैं, परंतु दोस्तों वो अभिलेख साक्ष्य हमें मिलते नहीं हैं। पर इस नायिका अभिलेख में हमें ये दिखता है कि ब्राह्मणों और जैन बौद्ध भिक्षुओं को इसने जो है भूमि दान दी थी। यानी कि हमें अभिलेख के माध्यम से पता चलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने और बिंदुसार जैसे राजाओं ने जो भिक्षुओं को जो भूमि दान दी थी, उसका हमें अभिलेख की प्रमाण नहीं मिलता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो में दोस्तों हाल के बारे में बात करेंगे। हाल भी दोस्तों सातवाहन वंश का राजा था, और उसके बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।